So hello everyone, I am Shashank Shekhar Pandey and currently I am pursuing my MCA from NIT Trichy. And today we have Divyanshi Srivastav who has secured a good rank of 54 in IMSET 2021. So hello Divyanshi, Hi, how are you? I am fine. Can you please introduce yourself? Yeah, sure. My name is Divyanshi Srivastav, and as Shashank already told you that I got All India rank 54, and I completed my BCA from National PG College, Lucknow, in 2020, and this was my drop year. Okay. So in the previous year you have also given IMSET and you have scored a decent rank of 600 plus. And but instead of opting for college, you have taken drop. So how you managed your study and how you started preparing this year? Can you please tell us? Yes, actually, sir suggested that if I will devote one more year, then I have a chance at a better rank. तो लास्ट ईयर कुछ मिस्टेक्स हुई थी थोड़ा सा क्योंकि कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा न्यू था हमारे लिए तो कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो दिस टाइम आई टोक केयर ऑफ इट और इस बार मैंने लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली मेहनत करी थी तो इस बार पूरा फोकस मेरा निमसेट पे ही था बिकॉज मेरा ड्रॉप ईयर था एंड इस बार मैंने ऑनलाइन स्टडीज़ करी थी लास्ट ईयर ऑफलाइन था मेरा तो Okay. इस बार काफ़ी कुछ था जैसे पिछली बार जो कॉन्सेप्ट्स छूट गए थे या कुछ भी प्रॉब्लम हम्म। थी तो इस बार सब कुछ रेक्टिफाई हो गया था ओके, सो दिव्यांशी ने इस साल ड्रॉप लिया था, पिछले साल इसकी अच्छी रैंक आई थी बट इसने मैनेज करा, काफ़ी अच्छी रैंक इस बार आई। और तो अभी हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन रखेंगे और उसमें दिव्यांशी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रीवियस ईयर और इस ईयर दोनों सालों की वो बताएगी। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो हाउ यू ज्वाइन INPS एंड हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस कोचिंग INPS क्लासेस। ओके एक्चुअली मेरी ट्वेल्थ की कंप्यूटर टीचर ने बताया था मुझे कोचिंग क्लासेस का INPS जो कि लखनऊ में थी तो आई डिसाइडेड टू परस्यू दैट और फिर तब से जब से सर से कनेक्टेड हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है सर हर चीज़ पे हर बेसिक लेवल पे गाइड करते हैं हर चीज़ पे पर्सनल लेवल पे भी और जैसे भी कुछ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो सर गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था लास्ट ईयर जब मैं थर्ड ईयर में थी अपना अटेम्प्टिंग BCA थर्ड ईयर तो उसके बाद से फिर तब से आई एम कनेक्टेड विद INPS अभी ओके। तक Okay. So Divyanshi, how was studying online and how it is different from offline studies? Like previous year, you have taken offline classes. So how you felt that how it is different from offline classes and how the transition took place studying online? तो वो कैसा different हो जाता है online study और offline classes में difference? वो अपना experience बता सकती हो हमें? क्योंकि मुझे ऑफलाइन स्टडीज़ और ऑनलाइन स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लगा तो हर चीज़ के प्रोज कॉन्स हैं ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन के भी तो क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई है ऑनलाइन स्टडीज़ की पैंडमिक सिचुएशन को लेकर के अभी सभी लोग यूज टू हो गए ऑनलाइन का उस टाइम पे पहले जब 2020 में इनिशियली हुआ था पैंडमिक तो उतना नहीं हम यूज टू हुए थे तो आई वुड एक्चुअली प्रेफर ऑफलाइन स्टडीज़ क्योंकि वहाँ पे जो कोचिंग के एनवायरनमेंट में जो डिसिप्लिन मिलता है वो घर पे नहीं मिल पाता है तो एक ये कॉन्स हो गया ऑनलाइन स्टडिंग का कि वो एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता है और काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं तो बस बट ये है कि अगर आप डेडिकेटेड हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के तो ऑनलाइन में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में भी सर के भी डेली 3 क्लासेस होती थी वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े रहते थे डेली लाइव क्लासेस अटेंड की थी मैंने तीनों बैचेस और टेस्ट भी रेगुलरली होते थे तो सर विल प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग अभी आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रैब कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी हो सकता है अच्छा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है बस उस पर स्टूडेंट से थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है कि उनकी डेडिकेशन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है Yeah, okay. So Divyanshi, as Divyanshi has told that online classes are quite different from offline one. बट यहाँ पर स्टूडेंट के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा रोज रेगुलर क्लासेस कर पा रहा है या नहीं। एग्जैक्टली सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांशी मेरा वो आपके लिए है कि टीचिंग पैटर्न और स्टडिंग इन्वायरमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग का काफ़ी वो करता है, आपको हेल्प करता है ग्रोथ में और पढ़ाई में। तो INPS में आपको कैसा मिला और यहाँ पर जो पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप टीचर देते थे वो कैसा आपको लगता था, उसका एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? एक्चुअली दिस वाज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर कोचिंग INPS कि वहाँ का टीचिंग एनवायरनमेंट सॉरी स्टडिंग एनवायरनमेंट और टीचिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती थी जो डिसिप्लिन वहाँ पे मिलता था कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कोई डिस्टर्बेंस नहीं
और सर ने बोल दिया है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर हम लोग शीट सॉल्व कर ही रहे हैं। किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता था और सर प्रॉपर गाइड करते थे हर बात को लेकर के। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर प्रॉपर गाइडेंस हर चीज़ को लेकर के देते थे। और कभी ऐसा नहीं लगता है सर के क्लास में कि जैसे पुराना वाला टॉपिक अगर मिस हो गया है, तो ये नहीं लगता है कि अगर इस क्वेश्चन में वो टॉपिक यूज़ हो रहा है, वो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमें आ नहीं रहा है वो चीज़, वो सर सेपरेटली बता देते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और सबसे बेस्ट चीज़ एक्चुअली यही है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, जो ऑफलाइन स्टडीज़ में जाके एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, सो ऑफलाइन स्टडीज़ का इन्वायरमेंट एनएनपीएस का काफ़ी अच्छा है, दिव्यांशी ने बताया। और या ये मैंने भी फील करा था। तो ऑफलाइन स्टडीज़ का इन्वायरमेंट तो अच्छा है, बट ऑनलाइन स्टडीज़ का इन्वायरमेंट कैसा था एनपीएस में? और ऑनलाइन स्टडीज़ का वो जो सर ने ट्रांजिशन करी है, सारी इंस्टीट्यूट्स ने इस बार करा ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, तो वो ऑनलाइन स्टडी का कैसा था, उसके बारे में बता सकती हैं तो? सर ये एक्चुअली काफ़ी कमेंडेबल है जो सर ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में जो ट्रांजिशन किया था। तो अब काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है ऑनलाइन मटेरियल में। ऑफलाइन तो था ही हमेशा से ही अच्छा, और ऑनलाइन में भी अब काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। सर की एप्स इतनी प्रॉपर हैं, उसमें हर चीज़ प्रॉपर। वीडियो लेक्चर्स आप सर्च कर सकते या हो, सारे लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट रेगुलरली होते हैं उसके भी अलग से टेस्ट हैं। तो काफ़ी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई हैं। और जैसे एक फिक्स्ड टाइम तक के लिए ही टेस्ट अवेलेबल रहता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कभी स्टूडेंट्स ये होता है कि मॉक, जैसे कि मॉक पड़ा हुआ है तो हम कभी भी बाद में जाके उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कभी-कभी होता है कि फिर वो हम नहीं अटेम्प्ट करते, लेकिन अगर या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए ही वहाँ पे मॉक पड़ा है, तो हमारे अंदर थोड़ी-सी फाउंडेशन हो जाती है कि ये मॉक फिर चला जाएगा। तो वो चीज़ भी अब हो गई है। और ऑनलाइन जैसे रेगुलरली क्लासेस चलती थी, तो अब ऑनलाइन वाला मटेरियल काफ़ी अच्छा हो गया है। और स्टड एनवायरनमेंट की बात करें तो मुझे अपने घर पे इतना कुछ खास डिस्टर्बेंस नहीं होता था। मेरे घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी पीसफुल है। बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा इश्यूज़ आ सकते हैं कि या काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। ओके। बट ये मतलब ये प्रॉब्लम है थोड़ी-सी ऑनलाइन स्टडीज़ में। या जैसे ऑनलाइन स्टडी का प्रोज कॉन्स दोनों हैं, तो वो यस, तो यस। ऑफलाइन का भी होता है। तो सही है दिव्यांशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए, वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है, जो आप तुमने भी स्टडी स्टार्ट करी होगी, प्रिपरेशन तो आया होगा कि कौन सी बुक सॉल्व करें और भैया कैसे क्या करें जो बुक सॉल्व करने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कितने आवर्स पढ़ना चाहिए हमें प्रिपरेशन के समय, और रीजनिंग के लिए कितना समय देना चाहिए, और रीजनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा तुम्हारे लिए, अगर तुमसे कोई पूछता है तो? तो मैंने सिर्फ बुक्स, अगर सेपरेट बुक्स की बात करें तो आर डी शर्मा और जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सिर्फ वो ही लगाया था बुक्स के तौर पे। बाकी जो कोचिंग से शीट्स प्रोवाइड करते हैं सर, तो उसमें जैसे बुक्स में हमें सेपरेटली ढूंढना पड़ता है हम कितनी ही बुक्स लगा लेंगे। तो लेकिन जो सर की शीट्स होती है उसमें सारा मटेरियल कंबाइंड रहता है, तो दैट इज़ द बेस्ट मटेरियल। तो शीट्स आर इनफ, क्योंकि उसमें हर जगह से चीज़ें कंबाइंड हो के एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक वाइज चीज़ें आ जाती हैं। तो वो ही सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी मैं। और बाकी एक्सटर्नल बुक्स में जैसे सर कहते थे कि ये वाला चैप्टर खत्म हो गया तो ये वाला आरडी से लगा डालना, ये वाला इससे याद कर लेना, ये वाला चैप्टर वाइज। तो फिर वो उससे रेगुलरली करते रहते थे, तो वो अपना प्रैक्टिस के तौर पे। और बाकी किसी के लिए मैंने कुछ सेपरेट बुक्स नहीं यूज़ करी थी। रीजनिंग इनिशियली मेरा अच्छा था, और बाकी जो भी शीट्स प्रोवाइड करते थे, शीट्स कर लिया था तो दे वर मोर देन इनफ। जो भी टॉपिक वाइज शीट्स होती थी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की, ब्लड रिलेशंस की, पजल्स की। तो पजल्स मतलब रीजनिंग में क्या है कि जो क्लिक कर गया तो फिर क्लिक कर जाता है कोड, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस वो रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और कंप्यूटर में अगर आपने बीसीए या बीएससी, अगर जो भी बच्चे कर रहे हैं तो उन्होंने अगर कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है, तो कुछ एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा अलग से नहीं आ जाता है, बस थोड़ा सा हाँ बहुत रिविजन चलता रहता है। तो कोचिंग में जो भी क्लासेस अगर रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो इनफ। और इंग्लिश का भी मैंने अलग से कुछ नहीं किया था। इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि किसी की अब जैसे इंग्लिश जैसे नॉर्मल एवरेज है अगर, तो ही और शी कैन स्कोर गुड इन एमसेट ऑल्सो। कि जैसे अगर मीनिंग्स है तो उस वर्ड की मीनिंग या तो आपको आती है तो नहीं आती है, तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने से मीनिंग नहीं आ जाएगी। तो वो रहता है इंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं। या यू आर राइट। जैसा कि दिव्यांशी ने बताया कि मैथ्स पर काफ़ी फोकस इसने हाँ। किया था, और मैथ्स पे फोकस करना भी चाहिए क्योंकि 600 मार्क्स का होता है, 60% पेपर उससे सॉल्व होता है। रीजनिंग ने भी कोचिंग की सीट काफ़ी हेल्प करी, जैसा इन्होंने बताया है। और एक और क्वेश्चन है
कि कितने घंटे पढ़ाई रेगुलर करने पर निमसेट निकल जाता है? ऐसा कोई थ्रेशोल्ड है या डे बाय डे चेंज होता था, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन अगेन। जितना आप मैक्सिमम दे सकते हो, जैसे हमारे सर कहते हैं विदाउट सिंगल सेकंड वेस्ट करे, जितना भी हम टाइम दे सकते हैं उतना देना चाहिए हमें, कि बाद में हमें रिग्रेट ना हो कि थोड़ा सा और कर लेते तो और रैंक बूस्ट अप हो जाती। तो जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना हमें देना चाहिए। ऐसा ओके। कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इतने घंटे करने से इतनी रैंक आएगी, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। जितना आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। या सही बात है, प्रोडक्टिव स्टडी काफ़ी ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लाइक बस बैठ कर टाइम हाँ, बर्बाद कर बुक रहे खोल हैं। के टाइम बर्बाद करना। हाँ, तो अब जैसा प्रीवियस ईयर में तुमने निमसेट दिया था तो उस वक्त तुम अपेयरिंग में थी, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम फेस करी होगी तुमने कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज करती थी, लाइक कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम हो गए, कभी बिल्कुल। असाइनमेंट देना पड़ा, और तो वो कॉलेज स्टडीज़ के साथ प्रिपरेशन मैनेज होना कैसा डिफ़िकल्ट होता है? क्या हम नहीं कर सकते, हमें ड्रॉप लेना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी अच्छी रैंक आई थी पिछले साल भी, तो वो कैसे, मतलब कॉलेज के साथ कैसे स्टार्ट करा था प्रिपरेशन और कैसे मैनेज करती थी? तो लास्ट ईयर जैसे अगर जो लोग अपीयरिंग हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम आती है, बट ये है मैनेजमेंट, उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा करना होता है। तो जैसे मैं कॉलेज के बाद डायरेक्टली कोचिंग चली जाती थी कॉलेज से ही, उसके बाद वहाँ की क्लासेस अटेंड करती थी। उसके बाद रात में जभी भी घर आते थे, तो कॉलेज में अगर कुछ असाइनमेंट होता था तो वो करते थे, और जैसे कोचिंग का अगर जो भी होमवर्क्स मिलते रहते थे वो करते थे। और ये है कि सबसे मेन बात है, अगर कॉलेज में हम बैठे हुए हैं तो सिर्फ़ कॉलेज पे ही दिमाग होना चाहिए, कि ये नहीं कोचिंग का होमवर्क हमने नहीं किया तो उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर कोचिंग में बैठे हैं तो जो सर पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पे ध्यान होना चाहिए, कि उसमें भी ये नहीं कि हमें हमारा एक प्रोजेक्ट बाकी है। तो एक टाइम पे एक चीज़ पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम डिवाइडेड हो ही जाता है कि इतने टाइम हमारी क्लासेस चलती हैं, इतने टाइम हमारी कोचिंग चलती है। तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। और जैसे सेमेस्टर एग्जाम पे मैं थोड़ा कॉलेज में ज़्यादा ध्यान दे लेती थी, बाकी मेरे सीजीपीए हमेशा से मेंटेन्ड थे, तो उसकी कुछ ऐसा इशू आया नहीं कि मुझे सीजीपीए मेंटेन करना है। बट हाँ, जिन बच्चों की सीजीपीए 6.5 से कम है, तो नेमसेट की एलिजिबिलिटी में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थोड़ा-सा ध्यान और कॉलेज पे भी दे सकते हैं। ओके, राइट, कि सीजीपीए मेंटेन नहीं होगा तो फिर नेमसेट तो दे ही नहीं सकते, तो हाँ, तो 6.5 मेंटेन प्रिपरेशन का ही करके। क्या फ़ायदा। हाँ। या तो सीजीपीए मेंटेन करना भी प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। तो दिव्यांशी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, पिछले साल भी हम लोगों ने फेस की थी कि पैंडेमिक सिचुएशन में खुद को कैसे मोटिवेट रखा और कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू किया रहा, क्योंकि वो अप्रैल और मई के मंथ में जो था कोविड ने काफ़ी टोल किया था। तो उस वक्त कैसे तुमने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और क्योंकि एट द एंड लास्ट में ही हमारा पढ़ाई काम आती है, भले ही तुम साल भर पढ़े हो, हाँ, एग्रीड। लास्ट में रिवीजन अगर नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो वो कैसे कंटिन्यू रखा तुमने लास्ट, एट द लास्ट मोमेंट? तो इस ईयर पहले हो रहा था कि 23 मई को होगा निमसेट, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे प्रिपरेशन चल रही थी। तो सर ने जब पोस्टपोन भी हो गया तो सर ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करो कि 23 मई को ही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन की। उसके बाद एक तरीके से हमने समझ लिया कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो जो भी चीज़ हमने पहले करी थी, जैसे कुछ टॉपिक अगर इतने डीप में नहीं पढ़ पाए थे हम, तो थोड़ा और रिविजन कर लिया। तो रिविजन इज़ द की एक्चुअली। अगर आप जितना सारा पढ़ लोगे और उसमें उसको रिवाइज करने का लास्ट में टाइम नहीं रहेगा, तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है उसकी। भले ही अगर आप कम पढ़ रहे हो तो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से कर लो तो भी काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हो जाती हैं उससे। और रिवीजन के लिए मैंने सेपरेट नोट्स कॉपी बनाई थी लास्ट में, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज थे, जैसे सर ने सजेस्ट किया था। तो उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज थे, और अगर कोई चीज़ मैं बार बार यूज़ करती हूँ या किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे पता चल जाता है, तो मैं उसको अलग से लिख लेती हूँ, जिससे कि वो मैं हर बार रिवाइज करती रहूँ। तो वो उसको काफ़ी बार रिवाइज करने से फिर हमारा एक माइंड मैप बन जाता है कि ये वाली कॉपी में इधर साइड ये लिखा हुआ था, बार बार रिविजन करने से या ऐसा हो जाता है। तो या वो था, एग्जैक्टली। क्योंकि मुझसे मेरे में ऐसा है कि मुझे बहुत चीज़ें याद नहीं होती, जैसे फॉर्मूला रटने वाली चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है, तो उसकी पे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी बार बार रिपीट करने के लिए। या एग्जैक्टली राइट। जैसा कि दिव्यांशी ने बताया कि रिवीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन तो करना मस्ट है हमारे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिव्यांशी वो है कि स्टडी मटेरियल एनपीएस का कैसा होता था? ऑनलाइन स्टडीज़ में तो स्टडी मटेरियल ही काम आता होगा, तो वो कैसा था स्टडी मटेरियल और टेस्ट वगैरह? हाँ, तो स्टडी मटेरियल तो काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि शीट में हर जगह से कंबाइंड रहते हैं क्वेश्चन। तो सर ने भी काफ़ी उस पर रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं।
और मॉक्स के टाइम पे भी सोल्यूशंस मिलते हैं प्रॉपर। और मॉक के आई वुड एडवाइस कि सोल्यूशन हमेशा जो भी टेस्ट होते हैं उसके सोल्यूशन देखना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और टेस्ट सीरीज जो होती हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी हमने मॉक दिए थे INPS में और जो निमसेट 2021 का पेपर था, तो एग्जैक्टली वही डिफिकल्टी लेवल मुझे पर्सनली लगा। तो मैंने बहुत स्टूडेंट से अपने क्लास के सुना था कि डिफिकल्टी लेवल एग्जैक्टली सेम था, तो ऐसा वहाँ पे नहीं लगा कि कुछ अलग से दे रहे हैं, तो लगा था कि हम लोग सिर्फ अपना रेगुलर मॉक दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है कि ये नहीं लगता कि एकदम पता नहीं कैसा पेपर आ गया। तो वो काफ़ी सर ने इस बार मैच किया था और एग्जैक्टली सेम ही डिफिकल्टी लेवल था मॉक का और जो हमने दिए थे वहाँ पे पेपर वो। और सर कभी-कभी मिक्स कर देते हैं, कभी ईज़ी कभी डिफ़िकल्ट, तो जिससे कि सारे सिचुएशन में हमारा माइंडसेट प्रिपेयर हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो वो काफ़ी सही रहता है। ओके। सो एज दिव्यांशी ने बोला कि स्टडी मटेरियल और मॉक अच्छा होता है INPS का। सो या मैंने भी यही फील करा था, काफ़ी अच्छे स्टडी मटेरियल्स और काफ़ी रिसर्च करके सर ने बनाए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है सही में। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिव्यांशी तुम्हारे लिए है कि मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट, जो डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं कोचिंग में, तो वो कैसे मतलब देना इंपॉर्टेंट है नहीं है, और वो क्या हेल्प करते हैं, और वो टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं और स्कोर बूस्ट करना सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं, तो मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, वो बता सकती हो? मेरे अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट देना भी है, एग्जैक्टली इक्वल और मे बी शायद ज़्यादा। कि हम प्रिपेयर करेंगे फिर, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि कितना हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर वो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारी प्रिपरेशन पे। तो टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो रेगुलरली टेस्ट देने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो मतलब मैं टेस्ट की प्रिपरेशन में क्या करती थी कि थोड़ा टाइम पहले अगर मुझे टाइम मिलता था तो टेस्ट के पहले एक क्विक रिवीजन फॉर्मूलेस का देख लेते थे। उसके बाद टेस्ट देने के बाद जैसे टाइम मैनेजमेंट टेस्ट में बहुत आता है कि स्पीड उसी से ही बनती है टेस्ट में। जैसे जो इजी पेपर जब आता है, तो इजी पेपर में तो ये होता है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन हो रहे होते हैं उसमें हमें से। तो वो टेस्ट देने से ही ये होता है। लास्ट ईयर ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि जब इजी पेपर आ गया था तो मेरा स्पीड उस टाइम पे, ऐसा कभी इशू हुआ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा स्पीड का इशू हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। तो इस बार मैंने वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा। तो स्पीड मैंने हमेशा से मेंटेन करी कि लास्ट टाइम पे मेरे पास काफ़ी टाइम रहे, जिससे कि मैं वापस आके जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पर ईजी हैं उन पे भी मैं ध्यान दे सकूँ। और टेस्ट के बाद जो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देखती थी जो गलत हो गए मेरे, इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद जो नॉट अटेम्प्टेड वाले थे कि जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए या कंफ्यूजन थी उसके सोल्यूशन। उसके बाद फिर करेक्ट वाले देखते थे कि मे बी मैंने गलत कर दिया होगा तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, कि सही लॉजिक में लगा रही हूँ या नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि डिफरेंट लॉजिक से पूछ लेते हैं कभी कभी, तो गलत आंसर आ जाता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस में देखती थी। और उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट देते थे या टेस्ट देते थे, उसके बाद उसकी थ्योरी भी रिवाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसा दिव्यांशी ने बताया कि मॉक टेस्ट की इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसे स्किप नहीं कर सकते, वो पार्ट एंड पार्सल है हमारे प्रिपरेशन का। और काफ़ी हेल्प करता है मॉक टेस्ट, उसका एनालाइज करना उसे, और स्कोर कहाँ गलत कर रहे हैं हम, वो काफ़ी हेल्प करता है हमें। तो जैसा कि दिव्यांशी ने बताया है। सो दिव्यांशी, लास्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास तुम्हारे लिए है, वो कि जब एग्ज़ाम दे रही थी निमसेट का, और उस वक्त टाइम कैसे मैनेज करा तुमने? लाइक मैथ्स में कितना समय दिया, और रीजनिंग में कितना समय दिया, और इंग्लिश और कंप्यूटर को अटेम्प्ट करा या ना करा, उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, वो कैसे तुमने मैनेज करा है, तो वो बता सकती हो हमें? तो लास्ट टाइम पे जब एकदम लास्ट टाइम हो गया था, जब हमारा रिविजन फेज चल रहा था, तो सर ने डेली मॉक टेस्ट रखना स्टार्ट कर दिया था और मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं ऑलमोस्ट। तो मॉक टेस्ट से काफ़ी प्रिपरेशन एक तरीके से वो हो जाता है कि हमारी खुद की स्ट्रैटेजी बन जाती है कि हमें पता चल जाता है कि अगर हम इतना टाइम इसमें देंगे तो मेरा ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और आई थिंक ये काफ़ी सब्जेक्टिव आंसर है कि मे बी मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी अप्लाई होती हो और दूसरे के लिए ना होती हो। तो आई थिंक सबको अपनी अपनी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। बट पर्सनली मैं यूजुअली 1 घंटा देती थी मैथ्स को। थोड़ा आगे पीछे हो जाता था तो उससे इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, 1-2 मिनट इधर-उधर हो जाता था। और बाकी मैं नॉर्मल सीक्वेंस जैसे होता है उसमें ही चलती थी, मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश। कंप्यूटर इंग्लिश जो भी सबसे पहले आ जाता था वो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं था। क्योंकि मैथ्स काफ़ी मेजर पोर्शन होता है, तो अगर हम उसको पहले कर लेते हैं तो एक तरीके से हेडेक वो हो जाता है कि हमने 600 मार्क्स का एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, या कि राइट। उतना पार्ट हमारा चला गया है।
रीजनिंग भी काफ़ी मेजर पोर्शन है, तो वो हमारा इतना हो गया। उसके बाद इंग्लिश और कंप्यूटर अटेम्प्ट हमेशा ही मैं करती थी। उसके बाद मेरा टाइम बच जाता था यूजुअली, कभी ज़्यादा बचता था, कभी 15 ही मिनट बचते थे, तो फिर मैं वो वाले क्वेश्चंस पे आती थी, जो जैसा मैंने बताया कि ईज़ी हैं पर टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कभी डिटर्मिनेंट के लंबे से क्वेश्चंस हैं, जो एकदम से नहीं क्लिक कर रहे हैं, या इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन एकदम से नहीं क्लिक कर रहा है, क्या लगा है, तो वो मैं फिर वापस आती थी उन क्वेश्चंस पे, और कभी-कभी हो जाते थे, कभी-कभी नहीं हो जाते थे, तो उन क्वेश्चन को, लेंथी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उसको मैं उस बचे हुए टाइम में करती थी। ओके। सो जैसा कि बताया दिव्यांशी ने कि सारे सेक्शन इन्होंने अटेम्प्ट करे थे, और हमें करना भी चाहिए सारे सेक्शन अटेम्प्ट, क्योंकि हर एक सेक्शन का मार्क्स होता है, और वो इंग्लिश और कंप्यूटर तो हमें बूस्ट देता है रैंक में। जैसे कि 100 आ रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारे 80 मार्क्स आ जाएं, तो हमें करना चाहिए सारे कुछ। और सो होप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था दिव्यांशी के लिए। सो होप दिस इंटरव्यू विल हेल्प यू अलॉट, एंड thank you Divyanshi so much for giving me time for this interview, and hope you all the best for your near future. Thank you so much.